ऐलान हुआ हमारी इस मुसल्लत हुकूमत की तरफ से कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफ़ा किया जाएगा। ये ऐलान उस वक़्त किया जा रहा है जब आलमी मंडियों में 30 से 35% तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं और 1.5 माह से तकरीबन तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कम हैं। पहले तो ये कि जब तेल की कीमतें अपने अरूज पे थीं और रिफाइनरी के मार्जिन्स सारी दुनिया में अपने अरूज पे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा किया गया। जिस वक्त रिफाइनरी के मार्जिन्स अपनी पीक पे थे और जिस वक्त तेल की कीमतें सारी दुनिया में अपनी अरूज पे थीं, तो पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा तेल को इंपोर्ट किया गया और $2 अरब की इंपोर्ट हमारी जून में 3.7 अरब डॉलर पे चली गई और इन्वेंट्रीज़ बिल्डअप होना शुरू हो गई। इन्वेंट्रीज़ यानी कि स्टोरेजेस फुल होना शुरू हो गई और पाकिस्तान में तेल की जो महंगे तेल के जो स्टॉक्स थे वो बढ़ना शुरू हो गए। तो जाहिर है कि वो जो महंगे तेल के स्टॉक्स थे उनको अब ख़त्म होने में वक्त लगेगा, चाहे कीमतें नीचे भी आ जाए। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। आपको पता है कि इस वक्त माशी जो हमारी सूरत हाल है वो इस नई हुकूमत आने के बाद से काफ़ी नाजुक हो चुकी है और ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है ये एक पिंग पोंग की तरह ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये जो महंगा तरीन तेल आया और उसके बाद जो सस्ते दामों पे भी कार्गोज़ आए जब आलमी मंडी में चले गए, वो डॉलर के महंगे तरीन रेट पे उसकी एलसियाँ रिटायर हुई, 240 रुपये डॉलर और फिर 248 रुपये के ऊपर पीएसओ की एलसीज़ और दूसरे बैंकों ने एलसीज़ जो है वो रिटायर की। और ये मुझे ये बताया गया, जो ज़राए ने बताया, और ये सारा इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि कितनी इन्वेंट्री बिल्ड हुई, कितना ज़्यादा तेल मंगाया गया, कितने डॉलर पे कौन सी एलसी कौन सा कार्गो रिटायर हुआ। 7 से 8 रुपये मार्केट के एक्सचेंज रेट से भी ज़्यादा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एलसीज़ रिटायर हुई, यानी 248 रुपये तक पे आपके तेल की एलसीज़ पाकिस्तान में जो हुकूमत दरामद कर रही थी वो रिटायर हुई, जिसकी बुनियाद पे तेल की कीमतें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी फ़िक्स की जाती हैं। तो जाहिर है कि जब आलमी मंडी में 30 से 35% तेल नीचे चला भी जाए और अगर आपकी इतनी नाअहल नकम्मी हुकूमत यहाँ पे बैठी हो कि जिसके नाक तले हुकूमत का बैंक 7 से 8 रुपये करेंसी के मार्केट एक्सचेंज रेट से भी ज़्यादा आपकी एलसियाँ रिटायर कर रहा है और एलसियाँ और कार्गोज उस वक्त आ रहे हैं जब आप 240 रुपये का रेट जा रहा है आपके डॉलर का, और ऐसा नाअहल आपकी हुकूमत बैठी है जो आपकी करेंसी को 182 से उठा के कभी 250 पे ले जाती है, कभी 240 पे ले आती है, कभी 212 पे ला के ढोल बजाना शुरू कर देती है। तो जब ये मामलात हों तो फिर आलमी मंडी के ऊपर नहीं कहा जाता कि जी पेट्रोल इसलिए सस्ता नहीं हो रहा क्योंकि आलमी मंडी, फिर कहा जाता है कि हुकूमत नाअहल है जिसकी वजह से तेल आपका सस्ता नहीं हो रहा। ये दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी मुल्क है जहाँ पे अब तेल सस्ता नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्होंने पहले महंगे कार्गोज पे ज़्यादा तेल मंगा लिया और उसके बाद जब डॉलर रेट अपने पीक पे था तो उस पे एलसीओ को रिटायर किया गया बैंकों में, और रिटायर भी किया गया तो उस महंगे रेट से भी 7-8 रुपये ज़्यादा पे रिटायर किया गया, जिसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान की आवाम को, जहाँ पे मुख्तलिफ शोबों में, जहाँ एनर्जी का शोबा है, लोड शेडिंग के ज़िम्रे में ये जो बेरोज़गारी आ रही है, महंगाई आ रही है, वहाँ हर चीज़ मुसल्लत हुकूमत की नाकामी और नकम्मेपन की वजह से आम आवाम को सफ़र तो करना पड़ रहा है। वहाँ पे अब ये तेल की जो कीमत जहाँ नीचे जानी थी वहाँ पे अब ऊपर जा रही है, और ये प्योरली हुकूमत की नाकामी है। पूरी ज़िम्मेदारी से मैं कहता हूँ प्योरली हुकूमत की नाकामी की वजह से है। इसको ना तो ये आलमी मंडी पे डाल सकते हैं और ना ही किसी और चीज़ पे। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इस बात की तस्दीक रूस के सफ़ीर ने भी की, तो हम सस्ता तेल रूस से लाने के करीब तर थे। हमारे हमसाया मुल्क तमाम जो हैं वो रूस से सस्ता तेल ख़रीद रहे हैं। रूस की जो दुनिया में तेल की एक्सपोर्ट है वो कई गुना बढ़ चुकी है, और हमारा जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, उसने तो रूस का सस्ता तेल मंगा के एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है, उसको रिफ़ाइन करके उसके डॉलर भी कमाने शुरू कर दिए और अपनी कौम को भी उन्होंने रिलीफ दे दिया है। यहाँ पे हमें कहा गया कि नहीं, हमने सस्ता तेल नहीं खरीदना, रूस खुद सस्ता तेल लेके चल के हमारे पास आए और हमें हमारी दलहीज़ पे दे, यानी कुआं प्यासे के पास आए। हालांकि रूस के सफ़ीर ने कहा कि इमरान खान हुकूमत हमसे बातचीत कर रही थी और मामलात चल रहे थे आगे, और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज तो अगस्त का महीना आ गया है, हमने अप्रैल के महीने में, ये मैंने अपने लेटर में भी लिखा था रूस के एनर्जी मिनिस्टर को, कि अप्रैल के महीने में हमने पहले कार्गोज सस्ते तेल के लिए आने थे, वो नहीं लाया गया, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में
फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस आया, क्योंकि आपने महंगा तेल जब मंगाया, महंगे रेटों पे मंगाया, आपके उतने ही ज़्यादा डॉलर लगे। महंगाई का सैलाब आया पाकिस्तान में, जो भी और मज़ीद आना है, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आना है। आपके मुल्क में लोड शेडिंग का बदतरीन दौर आया कि फर्नेस ऑयल महंगा नहीं ख़रीदा इन्होंने और सारी चीज़ें। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर मुल्क चलेगा और इस तरह मईशत चलेगी तो ये मामलात नहीं चलेंगे। और ये कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि 250 182 से 250 पे जाके या 240 पे जाके अगर डॉलर 212 पे आ जाए तो मुल्क की मईशत रिकवरी में होती है। बिल्कुल ऐसी कोई बात। आज आपका इंटरेस्ट रेट तारीख का बुलंद तरीन यानी शरह सूद, आपकी इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की शरह बुलंद तरीन 3 गुना बढ़ चुकी है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्शन में चली गई यानी बड़े दर्जे की सनत कॉन्ट्रैक्शन में जा चुकी है। आपकी सनतें आज बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी हो रही है। आटा 1700 रुपये तक बोरी जा चुकी है 20 किलो की। आपका घी देखने किधर जा चुका है। सिर्फ अगस्त के महीने में ये जो हम यहाँ बैठे हैं इस वक्त तो यहाँ पे बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन अगर बिजली आ रही हो तो जो अगस्त के महीने में आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उस पर 10 रुपये इजाफी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के सितंबर के बिलों में आएगी, यानी सितंबर में आएगी। पहले जो कीमत बढ़ चुकी है वो अलावा 10 रुपये क्यों? क्योंकि आते 7 अप्रैल और मई के अंदर महंगी तरीन LNG ले ली गई। पहले पिछले दौर में LNG के प्लांट लगाए गए महंगे, इंपोर्टेड कोयले के प्लांट लगाए गए। फिर उसके बाद अब जब ये आए हैं तो उसकी कीमत अब ये कौम अदा कर रही है, इनकी गलती की है जो इंपोर्टेड ईंधन पे हमने किया है ना मामला सारा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग टर्म का सौदा ना होता कतर के साथ, जो तकरीबन 10.4% पे हमने किया पाकिस्तान की तारीख का सबसे सस्ता LNG का सौदा, तो आज ये कीमत और भी ज़्यादा होनी थी। जब मेरा दौर था एनर्जी मिनिस्टर का, रोज़ सुबह शाम शो होते थे, LNG नहीं लीजिए, 12 कार्गो आ रहे हैं, सिर्फ 11 कार्गो आ रहे हैं, 16 आ सकते हैं, नया टर्मिनल नहीं लगा। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगस्त में सिर्फ 7 कार्गो आ रहे हैं जो ये 16 में से लाना चाहते थे। और जब से ये हुकूमत आई है कोई ऐसा महीना नहीं गया कि पूरे 11-12 कार्गो इन्होंने लाए हों। 3000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल तो सिर्फ इस वजह से है कि LNG पूरी नहीं खरीद रहे। और ख़रीदें कैसे पूरी? खरीदेंगे भी तो महंगी लानी पड़ेगी, इसलिए नहीं खरीद रहे। इंपोर्टेड कोयले के प्लांट 25% कैपेसिटी पे इसलिए चल रहे हैं कि इंपोर्टेड कोयला जो बड़ा पाकिस्तान को तरक्की की राह दिखाते हुए जिसके फीते काटे गए थे 2013 से 18 के दरमियान, आज खुद उनको बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं इंपोर्टेड ईंधन वाले प्लांट बंद करो जो खुद लगाए थे और अब सोलर लगाना शुरू करो हर जगह पे। यानी कि जो इंपोर्टेड ईंधन पे प्लांट लगाए थे, गरीब अवाम अब उनको बंद करने के बंद बिजली घरों का किराया भी अदा करेगी और जो नए प्लांट सोलर के लगेंगे उसकी कीमत भी अदा करेगी, उसकी कैपेसिटी पेमेंट भी अदा करेगी, उसका यूनिट की कॉस्ट भी अदा करेगी। तो ये इनकी प्लानिंग है सारी, जिसको ये देख रहे हैं। प्रोजेक्ट ऐसे किया गया था कि जी बड़ी कोई कॉम्पिटेंट हुकूमत जो है वो आपके सामने आ रही है। आज मुल्क में बिजली नहीं है, मुल्क में गैस की कीमतें 200% बढ़ा दी गई हैं और गैस है भी नहीं। LNG की कीमत हमारे दौर में 14-15 डॉलर से कभी ऊपर नहीं गई। इस वक्त सनत को 23 डॉलर की LNG जा रही है, 23 डॉलर की LNG जा रही है इस वक्त सनत को, और सनत बंद होने के करीब आ चुकी है। और आपका अभी मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन आनी है, हमें सामने एक रिसेशन नज़र आ रहा है। आप कह रहे हैं ना जी मैंने डिफ़ॉल्ट बचा लिया, डिफ़ॉल्ट के करीब तो लाए आप खुद थे। हमारे टाइम पे तो कोई डिफ़ॉल्ट की पिछली रिपोर्ट पढ़ ले हमारे दौर की IMF की, किसी जगह पे कोई जिक्र है कि भाई कोई क्राइसिस आने वाला है या ये इकोनॉमी क्राइसिस में है। 6% पे मईशत बढ़ रही थी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे। फिर आपने सोचा कि क्योंकि ये रूस से सस्ता तेल लेने लगे हैं तो चलो क्यों ना बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर साजिश करें और इनको गिराएं, और उस चक्कर में आपने पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज आपसे संभाला नहीं जा रहा, आज आपसे संभाला नहीं जा रहा ये मुल्क। ये पेट्रोल में जो आपने इंपोर्ट के अंदर जो आपने नकम्मापन दिखाया, LNG की इंपोर्ट के अंदर आपने नकम्मापन दिखाया, एनर्जी के अंदर हज़ारों मेगावाट की 6-6, 7-7 हज़ार मेगावाट की रोज़ाना की बुनियाद पे लोड शेडिंग जो आज तक पहले कभी नहीं हुई वो आपने करके दिखाई। महंगाई आपने 3 गुना बढ़ा के दिखा दी इस कौम को और कह रहे हैं जी हमने मईशत को बचा लिया। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की सियासत का, मईशत का और इस मुल्क में शहरी हकूक़ का। आज कोई महफूज भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। कोई भी चैनल किसी भी वक्त बंद कर ले, कोई भी किसी को उठा के ले जाए। ये आपकी जमहूरियत है और ये आपकी मईशत है। 3 गुना महंगाई, लोड शेडिंग, सारी दुनिया में सस्ता तेल लेकिन पाकिस्तान में महंगा तेल। तो इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता और इसीलिए हम कह रहे थे कि इस मुल्क को एक नए मैंडेट की ज़रूरत है। एक नए मैंडेट की ज़रूरत जो हम कह रहे हैं ये हमको गैर आइनी बात नहीं कह रहे, कोई गैर जमहूरी बात हम नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें जिस तरह आपको मुसल्लत किया गया है हमें भी ला के
ये हुकूमत के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि कम से कम अवाम को ये फ़ैसला करने का मौका दें कि इस मुल्क की हुक्मरानी किसने करनी है। अब हमें अवाम पे एतमाद करना चाहिए। ये बंद कमरों में फ़ैसले करने हमें बंद कर देने चाहिए। पकड़ दकड़ उठाना, चैनल बंद करो, ये करो, वो करो, ये दौर गुजर गया। ये 40 साल पहले का दौर था। ये अल्लाह देते पेप्सी का दौर नहीं है, अल्लाह रखा पेप्सी का दौर नहीं है। ये दौर जो है ये सोशल मीडिया का दौर है। ये दौर जदीद दौर है। इस दौर के अंदर आप कम्युनिकेट करते हैं। बच्चे जो है आज उसके हाथ में ये मईशत की फ़िगर्स हैं, ये सियासत की फ़िगर्स हैं। ये अब आपकी इन बातों में वो आने वाले नहीं हैं। ये हबीब जालिब के शेर पढ़ के ये जो माइक गिरा दिए जाते थे, अब इसमें किसी ने नहीं आना। ये दौर गुजर चुके हैं। ये PTV के ज़माने के दौर थे। तो अब खुदारा इस मुल्क पर रहम करें और आम इंतखाबात की तरफ जाएँ। ये मईशत, ये सियासत और ये रियासत, ये अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मुसल्लत हुकूमत की नाकामियाँ, इसकी नालायकियाँ, इसकी बददियानतियाँ और इसका जो जुल्म और जबर है जिसकी इन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी तहरीक को मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में अब ये तहरीक फैलने वाली है। और ये आप शुक्र करें कि इस मुल्क में एक जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पुरअमन जमात है और जो जमहूरियत में यकीन रखती है। वरना कोई ये और मुल्क होता और ये कोई और जमात होती और उसकी इतनी अवाम में हमायत होती तो मामलात जो हैं वो शायद श्रीलंका की डगर पे अब तक जा चुके होते। ये इमरान खान हैं, उनकी आइन और कानून से वाबस्तगी है, उनकी जमहूरी निज़ाम के अंदर यकीन है, जिसकी वजह से हम बार बार आपसे एक पुरअमन तरीके से प्ली कर रहे हैं कि खुदारा ये अब आपकी नाकामियाँ पूरे कौम के सामने अब आ चुकी हैं। आपके तो वज़ीर चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। वो तो जब आते हैं तो सियासी गुफ्तगू करते हैं, अपने वज़ीर अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात ही कोई नहीं करता। तो बात क्या करे? ना गैस वाला बात कर सकता है, ना बिजली वाला बात कर सकता है, ना फाइनेंस वाला बात कर सकता है। बात करें क्या? तो इसलिए सियासी गुफ्तगू करते हैं। ये आज की थी जी सवाल। अच्छा, हमारे साहब ये बताइएगा कि आपने चूँकि खुद भी इस मिनिस्ट्री को चलाया है कि ऐसा मुमकिन होता है कि समझी जाए कि पेट्रोल की कीमत इतनी कम कर दी जाए और जब अप्रूवल की स्टेज आए तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाए। साथ ये भी बताइएगा कि हुकूमत का फ़ैसला है और मरियम नवाज़ जो कि इस हुकूमत की अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। काबीना में भी इस पर एहतजाज किया गया है। क्या मुफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी हो रही है? देखें, जब ओगरा की समरी जाती है तो वज़ीर आज़म जो है वो हतमी फ़ैसला करते हैं कि कीमत बढ़ानी है या नहीं बनानी। फ़ाइनेंस मिनिस्टर के उसके ऊपर एडवाइस होती है शामिल, जिसको वो रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसी रवायत रही है कि ओगरा ने कहा हो कि कीमत कम करें और हुकूमत कीमत बढ़ा दें। होता क्या है कि कीमत बढ़ाने की ओगरा समरी मूव करती है और अमूमन जो वक्त का वज़ीर आज़म होता है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए ये कहता है कि नहीं, टैक्स कम कर दो या सब्सिडी दे दो, कीमत ना बढ़ाओ या कीमत कम कर दो। ये उल्टा पहली दफ़ा हुआ है कि कीमत ओगरा कम करने का कह रहा है और हुकूमत जो है वो कह रही है नहीं, कीमत हमने बढ़ानी है। और उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये मैंने आपको बताई है कि जो जिस तरह इन्होंने एलसियाँ रिटायर की हैं और सारा कुछ किया है, तो ये तो, और जहाँ तक मरीम नवाज़, देखें ये सारी नूरा कुश्ती है, इसमें हम यकीन नहीं रखते। ये गुड कॉप बैड कॉप का जो खेल था ना, ये 90 की दहाई से चला आ रहा है। ये सारी नूरा कुश्ती है। ये सारे, इनको कोई अवाम का दर्द नहीं है। एवन फील्ड में बैठ के किसको अवाम का दर्द होना है कि जी एवन फील्ड में बैठा कहते हैं जी वो कमरे से उठ के चला गया, एवन फील्ड में उठ के हाइड पार्क में चले गए थे। मतलब ये क्या इन्होंने बात की है? ये समझते हैं कि लोग इतने मासूम हैं और इतने बचकाना ये बातें करती हैं। वो तो ऐसे लगता है किसी पैरोडी अकाउंट से ट्वीट की है उन्होंने। अच्छा, आप समझते हैं कि इसी बात को कंटिन्यू करके कि सागदार और नवाज शरीफ की वापसी के लिए ये तमाम तर और इसे वाकई बकरा बनाया जा रहा मिफ्ता साहब को? देखिए, ये इसका जवाब तो मिफ्ता इस्माइल साहब ही दे सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की भी कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं है और डार साहब की वजह से तो खैर 2018 का बहरान आया था, वो तो एक तस्दीक शुदा बात है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक, मैं चैलेंज करता हूँ, माशी माहिर मुझे ला के दिखा दें जो ये मुझे कह दे कि इसाक डार की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से बहरान जो है वो पैदा नहीं हुआ था या आइंदा भी नहीं होएगा। तो इनके पास मईशत को या सनत को या तवानाई को चलाने के लिए वो लोग मौजूद नहीं हैं। ये सारा एक ड्रामा था। 2013 से 18 के दरमियान तो आलमी मंडी में वैसे ही कीमतें क्रैश कर गई थी, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई थी। उस ब्रीदिंग स्पेस के बावजूद ये बहरान लेके आ गए थे। तो ये मैं नहीं समझता कि ये इनमें वो अहलियत है, इनके पास वो टीम है जो
मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी जो है उसको चलाने की काबिलियत रखते हैं। बातें ये हो रही हैं कि लंदन में शायद कोई बड़ा प्लान बन रहा है, कोई मुलाकातें हो रही हैं, आपके पास कोई ऐसी इतलात हैं कि नवाज शरीफ के साथ ताकतों के लंदन में कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, आम इंतखाबात के हवाले से, नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कुछ चीज़ें तय हो रही हैं ताकि अदालती और जो कानूनी मामलात हैं उनको पहले से हल किया जाए? देखिए, ये जो आप दीजिए, साथ ही ऐड कर दीजिएगा, तहरीक इंसाफ अपनी जो पुरानी जद्दोजहद है उसको कैसे मुमकिन बनाएगी कि इंतखाबात जल्द हो सकें और इसी साल में हो सकें? जी देखें जी, जहाँ तक पहला सवाल है ना कि ये डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बालाए आइन और कानून ये कोई चीज़ करके तो दिखाएं। ये क्या समझते हैं कि बालाए आइन और कानून ये अब वो मुल्क रहा नहीं है। यकीन माने ये 75वें साल में वाकई हकीकी तौर पे आज़ादी की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये मुल्क नहीं रहा जहाँ पे आप डील करके ऐसी चीज़ें कर सकें। कैसे हो सकता है कि एक कन्विक्टेड आदमी है, पनामा में उनकी स्टेटमेंट सबके सामने है, केसेस सबके सामने है, वो सब कुछ क्या पीछे छोड़ दिया जाएगा? क्या वो सब कुछ एक तरफ रख दिया जाएगा और कानून और आइन जो है वो सिर्फ एक ख़ास तरह मरोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही है? ऐसे तो नहीं हो सकता। और जहाँ तक दूसरा सवाल ये है इलेक्शंस का, देखें इलेक्शंस तो हम इलेक्शंस किसी भी वक्त करा सकते हैं, लेकिन हम इनको बड़े अदब से और बड़े एहतराम से कह रहे हैं कि इलेक्शंस एक जमहूरी और आइनी रास्ता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। इस मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, किसी भी मुल्क के अंदर जब सियासी अदम इस्तेकाम आता है तो वहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस कॉल किए जाते हैं। इनको सिर्फ डर ये है कि अगर इलेक्शन कराए तो इमरान आ जाएगा। अब आप सोचें कि ये कितनी बुज़दिल हिकमत अमली है कि 12 जमातें, बड़े बड़े वडेरे बैठे हैं, मूछें लेके बैठे हैं, पग्गें सजा के, वास्किटें पहन के, कईयों ने दाढ़ियाँ यहाँ तक रखी हुई हैं, और वो कह रहे हैं नहीं 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 इलेक्शन नहीं कराना, एक इमरान खान का डर है बस। 12 जमातें, तीसरी नस्ल फजलुर रहमान से लेके वो जरदारी और वो जो उसका बेटा है अंग्रेज़ी वाला, वो उससे लेके मरियम नवाज़, जुनेद सफदर से लेके तीसरी नस्लें अरबों रुपए बैंक अकाउंटों में पड़े हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं हम 12 मिल के भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए खुदारा इंतखाबात ना कराना। इंतखाबात तो हम कराएंगे। ये एक्चुअली जंग हमारे साथ नहीं है, ये जंग अवाम के साथ इन्होंने लगाई हुई है। ये चाहते हैं कि अवाम की राय जो है उससे कोई हुक्मरान मुंतखब ना हो पाकिस्तान में। ये डीलों से, एनआरओ से, बैकडोर डीलों से, बंद कमरों में, बस इसी तरह ये 2 खानदान 3 खानदान आके बैठे रहे हमारे ऊपर। अभी आपने जिक्र किया कि ये बुलाए आइन और कानून को काम करके तो दिखाए, ये जो आपकी धमकी है एस्टेब्लिशमेंट को है या शरीफ रात? कोई मेरी बात सुने, आइन और कानून सबके लिए बराबर है। आइन और कानून के आगे सब ताबे हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें ये कोई है आज ऐसा जो कहेगा कि जी मैं आइन और कानून के अलावा कोई काम कर सकता हूँ? ये कैसे हो सकता है? हम सब आइन और कानून के आगे बराबर हैं, और आपको भी आइन और कानून उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से मुझे देखता है। इससे क्या मुराद है? ट्वीट में जो नवाज शरीफ साहब ने किया कि मियां साहब नाराज होकर चले गए। नहीं, मैंने आपको बताया तो नूरा कुश्ती है ना सारी। क्या लेना चाह रहे थे वो ये क्या चाह रहे हैं कि अवाम पे बोझ भी डालना चाह रहे हैं और अवाम की हमायत भी लेना चाह रहे हैं, यू नो। तो वो तो नहीं हो सकता ना कि जाहिर है कि ये आपस में एक नूरा कुश्ती दिखा के जी मियाँ साहब बड़ा जी अवाम का दर्द रखते हैं जी दिल में, जी वो हाइट पार्क चले गए जी टहलने, वो उन्होंने एवनफील्ड का अपार्टमेंट छोड़ के हैरिड्स चले गए जी वो क्योंकि वो तेल की कीमत बढ़ गई थी जी। तो ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? ये उनको एवनफील्ड में उनको दर्द होता तो वो यहाँ पे बैठे होते, ऐसे थोड़ी हो सकता। देखें 1970 या 80 से लेके अब तक आपका एवरेज डिवैल्यूएशन रेट 6% है सालाना का। इनके दौर में भी इतना ही रहा है। ये जब आए थे तो 60-70 के करीब था रुपया, ये फिर 100-105 पे जाके इन्होंने मुस्तहकम किया, और उसके लिए इन्होंने 25 से 30 अरब डॉलर सरमाए के आपके ख़र्च किए। एक्सपोर्ट आपकी तबाह कर दी, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तबाह कर दिया। 2018 में आपका रिसेशन या आपकी स्टेबलाइजेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी अगर ये इसहाक़ साहब ने अपना ये डॉलर को और इसको अपने देखिए मसला ये नहीं कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, मसला ये हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। और हम जब ऐसी हरकतें करते हैं ना कि एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देते हैं तो एक्सपोर्ट का तो हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। इनके वक्त पे 24 अरब डॉलर से आपकी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से 23.5 अरब डॉलर पे चली गई। 13% मईशत से वो 9% मईशत पे आ गई। GDP का आपकी एक्सपोर्ट की जो शरह थी
बाकी दुनिया जो है वो इसी टाइम पे अपनी एक्सपोर्ट डबल करके बैठ गई, और जब उनकी एक्सपोर्ट डबल हुई तो उनका रुपया भी ज़ाहिर है मुस्तहकम होना शुरू हो गया। तो ये तो एक ये नॉनसेंस इकोनॉमिक्स है जो वो पहले ये लेके आए थे 2013। एक कालाबाग डैम का बहुत बड़ा इशू है, पंजाब में आपकी हुकूमत है और KPK में भी आपकी हुकूमत है और तहरीक इंसाफ डाउनलोड पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। क्या तहरीक इंसाफ ये कोई लाइजो पैदा करेगी, जिस तरह मोनिस राय ने भी एक तकरीर में कहा था कि मैं कालाबाग डैम के हवाले से। पहले तो एक बात आप समझ लें कि आपके मुल्क में आज भी बिजली ज़रूरत से ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है। 40,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपके मुल्क में मौजूद है। पीक डिमांड आपकी इस वक्त 25 से 26,000 मेगावाट है। वो इसलिए बरूए कार नहीं लाई जा रही क्योंकि मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दौर में, पिछले वाले दौर में, ये सारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादातर जो बड़ी थी ये इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बड़ी थी। इस वजह से दूसरी बात यह कि डैम तो हमने शुरू किए सारे, हमने डेकेड ऑफ डैम शुरू किए, 10 डैम से ज़्यादा तो हमारे दौर में शुरू, तो डैम्स तो बन रहे हैं। मसला बिजली की कमी का नहीं है, बिजली की पैदावार के अंदर मैं शराब के तनाजुर में बात कर रहा हूँ। हाँ, पानी के हिसाब से, बिल्कुल पानी के हिसाब से जितने भी अभी जितने हम डैम्स बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये टाइम पे अगर बन जाते हैं तो आपका पानी की सिक्योरिटी से काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी। हमारे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात किस हद तक मजबूत होने चाहिए? देखिए, माजी में तो ऐसे ही था कि इस्टेब्लिशमेंट जो थी उसका एक बड़ा रोल रहा है, और ये ऐसे नहीं रहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर भी हुकूमतें नहीं आईं, बगैर भी आई हैं। आपको पता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमातें भी यहाँ पे आती रही हैं, लेकिन बहरहाल उनको मुश्किलात भी आती रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मामलात दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि ये बिल्कुल एक तरफ मामलात अब दूसरी तरफ चले गए हैं, दौर भी बदल गया है। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट भी शायद अब रियलाइज़ कर रही है कि अब वो दौर नहीं रहा जो पहले दौर था, और उनको भी ज़ाहिर है उनको भी तब्दीली लानी पड़ रही है, और सियासी जमातों के अंदर भी अब ये कम से कम हमारे अंदर तो ये कंसेंसस अब डेवलप हो रहा है कि ताकत का सरचश्मा जमहूरियत में सिर्फ और सिर्फ अवाम। शुक्रिया, थैंक यू जी। ये वाला ज़रूरी है सवाल, पूछे जी। एक खबर चल रही थी, आप फवाद चौधरी और हाफिज फरद IG जेल खानाजात को पैगाम पहुँचाए इमरान खान का कि शहबाज गिल को मर्जी के हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए। तो IG जेल खानाजात ने कहा है परवेज़ भाई से पूछे। पहली बात तो ये है जनाब कि मुझे आज तक ये नहीं पता कि IG जेल खानाजात कौन साहब हैं, उनका नाम क्या है, ना ही मेरी कभी उनसे गुफ्तगू हुई है। कल मेरी फवाद चौधरी साहब से भी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे पूछा ये खबर कहाँ से है, उन्होंने भी कहा कि मुझे तो नहीं पता वो शख्स कौन है। तो ये बिल्कुल झूठी खबर है, और ये इस तरह हवाई फायर कई लोग मारते रहते हैं।